नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने सिलेबस के कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है स्रोतों के बारे में। जो इतिहास के स्रोत होते हैं जिनको हम सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जानेंगे कि वो सोर्स कौन से हैं, सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में उनको स्रोत बोला जाता है, वो कितने प्रकार के हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। अलग अलग जो हमारा कालक्रम है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन सभी के स्रोत अलग अलग देखने को हमें मिलते हैं। अभी हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत ये रहेगा। इसमें दो तरह के स्रोत देखने को मिलते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन से सोर्स होते हैं जो किसी भी प्रकार के अन्वेषण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसमें पाषाण उपकरण आते हैं। पाषाण उपकरण मतलब पत्थर से बने हुए उपकरण। उसमें किसी भी प्रकार के औजार हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के बर्तन हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं या फिर अन्य सामग्री। हम देखते हैं अभिलेख जो पत्थर से बने होते थे, पत्थरों पर गोदे गए होते थे, वो किसी भी उपकरण से पत्थर पर बनाए जाते थे। यह दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, पहले राजकीय और दूसरे जनपदीय, ठीक है। तीसरा सिक्के। सिक्के हमारे आहत मुद्राएं, ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक और गुप्त मुद्रा आदि शामिल होती है। इसमें आहत सिक्के जो सबसे पहले बनाए गए थे, ग्रीको रोमन, इंडो ग्रीक और गुप्त मुद्रा इसमें शामिल की गई है। ये सभी जो है ये देशी विदेशी मुद्राएं कही जा सकती हैं। मृदभांड। मृदभांड जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उन्हें मृदभांड बोला जाता है। ये लाल रंग के होते थे, लाल काले रंग के होते थे, उत्तरी काले जो थोड़े से ग्रे कलर में बोल सकते हैं। चित्रित जिन पर चित्र बनाए हुए होते थे, वो किसी भी प्रकार की चित्रकारी हो सकती है। फिर पॉलिश वाले, जिनको पॉलिश करके मतलब अच्छे से चिकना बनाया जाता था घिस कर, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो घिसा घिसा कर पॉलिश की जाती थी। पहले पत्थर से ही घिसा जाता था तो क्या हो जाती थी, उस पे पॉलिश हो जाती थी, वो चिकने हो जाते थे। इसके बाद बात करते हैं स्मारक। इसमें भवन स्मारक या फिर भवन स्तंभ कह सकते हैं। भवन जिनको हम घर कहते हैं, गुफाएं और मंदिर। मनुष्य द्वारा गुफाएं बनाई गई थी, पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए थे, चट्टानों को एक के ऊपर एक रख के या फिर उनको काटकर। फिर आखिर में आते हैं हमारे शैल चित्र, मतलब पत्थर पर बनाए गए चित्र जिसको हम पेंटिंग्स बोलते हैं। शैल चित्र और मूर्तियां। मूर्तियां ये भी पत्थर से बनाई जाती थी। पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, ये पुरातात्विक स्रोतों में अहम योगदान देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें काउंट करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। फिर हमारा जो दूसरा आता है, दूसरा हमारा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा हमारा आएगा जो विदेशी यात्री थे उनके वृत्तांत, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की पुरातात्विक स्रोतों की, उसके बाद हम आ रहे हैं किस पे, हमारे साहित्यिक स्रोतों में। साहित्यिक स्रोतों में इसका विभाजन किया गया है अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले ब्राह्मणीय वैदिक साहित्य देखने को मिलते हैं, फिर हम देखते हैं बौद्ध साहित्य और फिर जैन साहित्य। इसमें भी इनका विभाजन किया गया है। मैंने एक प्रॉपर चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से जो जो इसमें यूजीसी नेट पूछता है उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। जानते हैं एक एक को, इनके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जो है सिलेबस में आगे पढ़ते रहेंगे। जब हमारा पाषाण काल आएगा तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जब वैदिक काल आएगा तो इनके बारे में पढ़ेंगे।
बौद्ध और जैन जब टॉपिक आएगा तब इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे। अभी देखते हैं इनको। ब्राह्मणीय वैदिक साहित्य, इसके अंदर जो है दो तरह के साहित्य देखने को मिलते हैं, वैदिक साहित्य और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल किया गया है? श्रुति, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद, ये सब किसमें शामिल किए गए हैं? जो हमारा वैदिक साहित्य है। दूसरा आता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक साहित्य में स्मृति, वेदांत, पुराण, महाकाव्य। महाकाव्य हमारे दो हैं, रामायण और दूसरा है महाभारत। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र हमारे 4 हिस्सों में देखने को मिलते हैं। पहला है धर्मसूत्र, दूसरा स्मृतियां, टीकाएं और निबंध। लास्ट में हमारा जो इसमें आता है वो है नीति शास्त्र। इसके अलावा हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में धर्म वैधानिक और दूसरा आता है गैर विहित, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो धर्म से ना जुड़ा हो। यह राजाओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक जो अनुष्ठान वगैरह है वो यहाँ पर बात की जाती है। ये केवल राजाओं की वंशावली वगैरह बताते हैं। इसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बटा हुआ था। पहले हीनयान को देखते हैं। हीनयान में कौन से साहित्य हमें देखने को मिलते हैं? त्रिपिटक देखने को मिलता है, विनय पिटक देखने को मिलता है, सुख पिटक देखने को मिलता है और चौथा है अभिधम पिटक, जिसको अभिधान पिटक भी कहा जाता है। महायान की बात करें, महायान में संस्कृत ग्रंथ है जो 2 शाखाओं में बटा हुआ है, माध्यमिका और योगाचा। ठीक है, हमें ये 2 भाग देखने को मिलते हैं, 2 शाखाएं देखने को मिलती हैं। इनमें जो प्रमुख लेखक माने जाते हैं वो है नागार्जुन, असम, वसुबंधु और चौथे हैं अश्वघोष। इसके अलावा कई सारे और हैं जिनको हम बौद्ध साहित्य के अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है गैर विहित। इसमें हम देखेंगे पाली भाषा प्रमुख मानी जाती है। मिलिंद बल्हो, महावस्तु, दीपवंश और महावंश हमें देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य में श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखा 2 देखने को मिलती है। उनमें जो साहित्य प्रमुख रूप से हमें मिलते हैं वो श्वेतांबर शाखा के हैं। उसमें 10 अंग देखे जाते हैं, 12 उपांग देखे जाते हैं, 10 प्रकीर्णन, 6 धर्म सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 अश्वकोशीय रचनाएं या फिर कह सकते हैं विश्वकोशीय रचनाएं, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार इसमें शामिल किए गए हैं। 2 जो विश्वकोशीय रचनाएं हैं उनमें 2 कौन से हैं? नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में जो हम देखेंगे वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में रहेगी। फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इसी प्रकार से हम अपने सिलेबस के क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।